के शेयर्स 10-11 बजे के बाद से एकदम से मोमेंटम आया। अदानी एंटरप्राइजेस, पावर सॉल्यूशन, AWL, ज़्यादातर शेयर आपको तेज़ दिखेंगे और सबकी परसेंटेज अमूमन 2% से लेके 6-7% तक भी है। विवेक कारवा हमारे साथ बन गए हैं। विवेक सर, चौथे चरण की वोटिंग में वोट परसेंटेज तो बढ़ा है ना, लेकिन अभी भी सस्पेंस बरकरार है क्योंकि इंडिया विक्स ज़्यादा टूटा नहीं है। यही इंडिया विक्स की वजह से भी शायद हो सकता है एफआईज नहीं आ रहे, और मेरे को लगता नहीं है कि एफआईज जल्दी जल्दी आएंगे भी जब तक चुनाव का वर्डिक्ट नहीं आ जाता। तो 10-15 दिनों की और तपस्या कर लेंगे जरा एफआईज के नाम की, वो भी ठीक। आप मेरे को ये बताइए, जो पॉलिटिकली सेंसिटिव स्टॉक्स हैं, मैं किसी पार्टी की तरफ कनेक्शन नहीं कर रहा, बट पॉलिटिकली सेंसिटिव है, आप भी जानते हैं, है ना, तो अडानी ग्रुप के शेयर्स में क्या करना चाहिए? तो पहली चीज तो देखिए, अब आपने स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा बोला और फिर अडानी ग्रुप नाम ले लिया आपने। तो देखिए यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे। अब वो सही है गलत है मैं नहीं मानता हूँ सही है, लेकिन वो बोल रहे थे कि जो जो हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं उनका नाम ले लेके अडानी अंबानी, अब वो लोग चुप क्यों है। तो देखिए, बाजार एक तो चीज है कि पूरा बाजार पॉलिटिकली लिंक्ड होता है डेफिनेटली, क्योंकि जो स्कीम्स है, जो तौर तरीका होता है सरकार का चलने का, वहां पे अगर आप कोई भी तरह का अगर फिजिकल डेफिसिट वगैरह क्रिएट करते हो तो ये पूरे बाजार के लिए नेगेटिव होता है जनरली। तो पूरा का पूरा बाजार पॉलिटिकली सेंसिटिव हमेशा रहता है। इसके लिए यही प्रॉब्लम हमें मतलब एनालिस्ट के साथ भी होती है कि आप अगर बाजार के बारे में बात कर रहे हो तो आपको मतलब आप पॉलिटिक्स को अलग नहीं कर सकते, आपको पॉलिटिक्स भी बात करनी पड़ती है। तो पहली चीज तो ये हुई। हाँ, अब ये है कि 19 दिन और है और आई थिंक आपको वेट कर लेना चाहिए उसके बदले। और मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा नेगेटिव कोई ये रुझान आने वाले हैं बाहर, पहली चीज। और दूसरी चीज, चाहे कोई भी सरकार आओ, देखिए कुछ कुछ नीतियों के सिवा मुझे नहीं लगता कि बीजेपी या कांग्रेस बहुत अलग कर पाएगी। जब इकोनॉमिक फ्रंट में आता है तो कांग्रेस जो आज बीजेपी कर रही है वो का वो ही करेगी, अगर वो लोग आते हैं तो मैं बहुत मतलब इतना स्लो इसके लिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा पॉलिटिकल नहीं हो जाए, इसके लिए ध्यान से बोल रहा हूँ। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब है कि कोई भी पार्टी आ जाओ, कोई भी सरकार बने, मुझे नहीं लगता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है उसको डिस्ट्रॉय करने का कोई भी कोशिश करेंगे। तो डरने की कोई बड़ी बात नहीं है। मैं कुल मिला के आपके बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल रीशफलिंग हो या ना हो, बाजार अपनी शायद रिदम के साथ चल सकता है। एक फेज़ होगा उतार चढ़ाव का, वो कंप्लीट करेगा और फिर से शायद जर्नी इसकी अपवर्ड हो सकती है। मोटा मोटी मैं यही समझ पा रहा हूँ सर। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने सहयोगी शरद दुबे को साथ अपने साथ जोड़ लेता हूँ। एक अहम खबर उनके पास है कि हल्दीराम बिक सकता है। असल में ईटीना स्वदेश को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ब्लैकस्टोन और उसकी पार्टनर कंपनी ने हल्दीराम में हिस्सेदारी खरीदने को लेकर इच्छा जताई है। डिटेल्स लेकर मेरे सहयोगी शरद दुबे मेरे से जुड़ रहे हैं। पहले खबर समझ लेते हैं, फिर मैं जरा बैंक निफ्टी के बारे में भी पता करूंगा, वो करूंगा राजेश सर से। पहले जरा शरद आप बताइए हल्दीराम वाली डिटेल्स। जी बिल्कुल, ये एक बहुत गर्व की बात है कि एक भारत की ब्रांड हल्दीराम जो है पी के इन्वेस्टर्स के जो है नज़र में आ गया है और यहाँ पे जो है बिक सकती है हल्दीराम। ब्लैकस्टोन उनके जो पार्टनर कंपनियां वहाँ पे वो हिस्सेदारी खरीदने की जो है उन्होंने इच्छा जताई है। लगभग 74 to 76% स्टेक की एक्विजिशन की जो है बात हो सकती है, ये सूत्रों से पता चल रहा है। और जो डील वैल्यू आ रही है वो जो है लगभग 8 से लेकर $8.5 बिलियन, यानी कि 66,000 टू ऑलमोस्ट 70,500 करोड़ का ये आंकड़ा वैल्यूएशन देखने मिल सकता है। वैल्यूएशन के अलावा वित्त साल 2024 के अगर रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे जो है लगभग 14,500 करोड़ का कारोबार देखने मिल सकता है। और वही अगर कामकाजी मुनाफा की बात करें तो वो भी जो है दिग्गज नंबर है, 2,300 से लेकर 2,500 करोड़ तक देखने मिल सकता है। लेकिन ईटी के सूत्रों के हिसाब से ब्लैकस्टोन, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, सिंगापुर का जीआईसी, इन सब ने जो है अपने एक नॉन बाइंडिंग ऑफर दिया है, जहां पे वो कंपनी के जो स्नैक्स और आप कह सकते हैं कि कारोबार है ऑफर, उसका एक बाइंडिंग ऑफर दिया है। इसमें जो याद रखिए 2 बिजनेसेस आएंगे, एक आएगा दिल्ली का, दूसरा आएगा नागपुर का। इन दोनों बिजनेसेस को जोड़ के जो है उन्होंने ऑफर दिया है। 87 ईयर्स ओल्ड का ये पूरा इंस्टीट्यूशन है और याद रखिए अगर ये डील होता है तो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी डील होगा। अब याद रखिए जो 1800 करोड़ का इनका रेस्टोरेंट का बिजनेस है वो इस डील में शामिल नहीं है। कुछ और डिटेल्स बताता हूँ कि इस हल्दीराम के ब्रांड में कितना है बड़ा दम।
सबसे पहले भारत का ये सबसे बड़ा स्नैक्स और कन्वीनियंस फूड ब्रांड है। 500 से ज़्यादा इनके आइटम्स हैं जो इनके पूरे जो पकवान को लेके जो है पूरे प्रोडक्ट सूट के बारे में मैं कहूँगा। 100 देशों से ज़्यादा इनके फ्रेंचाइजी सेंटर्स हैं। वही अगर बात करें यूएस, यूके, जापान देशों में, यहाँ पे जो है कारोबार में भी जो है बढ़ोतरी देखने मिली है। अगर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें तो नमकीन, भुजिया, मिठाई, बिस्किट और प्रीमिक्सेस जैसे पास्ता जैसे प्रोडक्ट्स जो है फोकस में रहेंगे। और इम्पॉर्टेंटली ये भी बता दूं कि जो नागपुर और दिल्ली के दोनों बिजनेसेस हैं उनको अगले 3 से 4 महीने में मर्जर आ सकती है। अब ये स्ट्रक्चर क्या रहेगा ये इम्पॉर्टेंट है। और हल्दीराम परिवार का जो कारोबार है, एक साइड आपका रहेगा दिल्ली का परिवार, एक साइड रहेगा नागपुर का परिवार। दोनों ही कंपनीज़ को जो है एक टाइप से मर्ज किया जाएगा। 55% स्टेक रहेगा दिल्ली के परिवार को और जो 45% बचा है वो रहेगा नागपुर के परिवार को। वही मर्जर के बाद जो है यहाँ बिकवाली होगी। लेकिन याद रखिए जो पूर्वी भारत की हल्दीराम की ब्रांड है वो इस डील में शामिल नहीं है। तो हमने तो ये पूरी इतिहास बता दी हल्दीराम की, लेकिन इनके कोई लिस्टेड प्लेयर्स होते हैं जो एथनिक स्नैक्स बोलते हैं। तो हमने एक रेशियो निकाला है, मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो, कैसे जो है इम्पैक्ट आप देखने मिल सकता है। तो ऑफकोर्स बीकाजी फोकस में रहेगा। यहाँ पे हायर साइड में वैल्यूएशन का है, ऑलमोस्ट 5.7 टाइम्स का। वही अगर हम बात करें प्रताप स्नैक्स का या गोपाल स्नैक्स का तो वो थोड़ी कम लेवल्स पे है, वो रेंज करते हैं लगभग 1.3 से लेके 3 टाइम्स तक।